नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बहुत ही धाकड़ किस्म के व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने एक निर्णय से पूरे कांग्रेस को सख्ती में डाल दिया है। आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को हर साल मनाने का संकल्प ले चुकी है और इस संदर्भ में एक सरकारी आदेश भी दिया जा चुका है। इस आदेश के खिलाफ एक कांग्रेसी नेता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और उसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार को ऐसा करने से रोका जाए। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, ये कहते हुए याचिका खारिज की कि केंद्र सरकार स्वयं इसमें निर्णय ले सकती है, उनका बुद्धि विवेक जो है उसमें सरकार के निर्णय में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में एक सांसद हैं, उनका नाम है दीपक प्रकाश। तो दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में बोलते हुए मांग की कि आपातकाल की ज्यादतियों के लिए बनाया गया शाह कमीशन, जिसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उस रिपोर्ट को श्रीमती इंदिरा गांधी ने नष्ट करवा दिया था। आपको जानकर हैरत होगी कि जो शाह कमीशन की जितनी भी प्रतियां थी रिपोर्ट की, वो भिन्न भिन्न जगहों पर थी और श्रीमती गांधी ने, ऐसा बताया जाता है कि सभी प्रतियों को मंगाकर नष्ट कर दिया। तो आखिर उन प्रतियों में, उस रिपोर्ट में शाह कमीशन की ऐसा क्या था जिससे इंदिरा गांधी इतना घबराती थी और ये चाहती थी कि आगे आने वाली पीढ़ियां उसे न देख सकें, इतिहास उसे न जान सके। और शायद इसीलिए कांग्रेस को एक और चिकौटी काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ये मांग की। और मजे की बात यह है कि जगदीप धनखड़ ने सरकार को निर्देश दिया कि वह शाह कमीशन की रिपोर्ट ढूंढकर प्राप्त कर सदन के पटल पर रखें, ताकि राज्यसभा के सदस्यों सहित देश की जनता उससे लाभान्वित हो सके। तो आखिर शाह कमीशन की रिपोर्ट में ऐसा क्या है और क्यों अब इस 44 साल पुरानी रिपोर्ट को मांगा जा रहा है? उसके लिए एक सीधा सा कारण है कि पूरे लोकसभा के चुनाव में संविधान बचाओ के नाम पर राहुल गांधी रट लगाते रहे। और आपने देखा होगा कि संविधान की एक छोटी सी मैगजी, जो आधिकारिक संविधान भी नहीं है, उसको जेब में डाल के घूमते थे और दिखा देते, वही देखिए संविधान है। मोदी जी शपथ ले रहे थे तो संविधान की प्रति दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने आपातकाल पर चर्चा की और उसमें एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, कांग्रेसियों के हाथों से तो संविधान गायब हो गया और इंडी गठबंधन के तमाम पिछलग्गू नेताओं के हाथों से भी संविधान जाता रहा। अब ये संविधान देखने को नहीं मिलता। तो वो संविधान की एक छोटी सी मैगजी जो राहुल गांधी लिए घूमते थे, अब वो दिखाई नहीं पड़ती है। एक कदम और आगे जाकर मोदी सरकार ने घोषणा की कि हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया कि वह सरकार को। अब बात करते हैं शाह कमीशन रिपोर्ट की। ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में और शाह कमीशन बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो मेरी पीढ़ी के लोग जो आपातकाल के समय 8th क्लास में पढ़ रहे होंगे, 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, इसने तो जन्म भी नहीं लिया था जिस समय आपातकाल लगाई गई थी। 1975 में श्रीमती गांधी ने देश पर आपात स्थिति थोप दी थी और ये आपात स्थिति तभी लगाई जा सकती है जब देश के सामने बहुत बड़ा गंभीर संकट उत्पन्न हो गया हो, देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो गया हो आंतरिक और बाहरी कारणों से, या अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा खतरा हो गया हो कि देश के लिए, कानून व्यवस्था के लिए और देश के सर्वाइवल के लिए खतरा उत्पन्न हो गया हो। ये संविधान में इस तरह का प्राविधान है कि अगर ये स्थितियां आती हैं तो आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आपातकाल लगाना श्रीमती गांधी के लिए मजबूरी ये थी कि उनकी अलोकप्रियता इतनी हो चुकी थी कि उनके लिए चुनाव जीतना संभव नहीं था। श्रीमती गांधी को जब भी पता चला कि उनकी सरकार वापस नहीं आ रही है तो उन्होंने
जिस समय उनका 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म हो गया था, उसके बाद उन्होंने कार्यकाल भी बढ़ाया और आपात स्थिति लगा दी। क्या उद्देश्य था आपात स्थिति का? आपात स्थिति का उद्देश्य यह था कि उनके विरोध में जो आवाजें उठ रही थी, जो विरोधी राजनीतिक दल थे, उनको समाप्त कर दिया जाए। विरोध की जितनी भी आवाजें हैं, उनको दबा दिया जाए। प्रेस जो बहुत मुखर होकर उनकी आलोचना कर रहा था, उसको कुचल दिया जाए। तो 1975 के बाद में जो आपातकाल रहा, उसमें बहुत ज्यादतियां हुई लोगों पर। सारे राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया और उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया, उनको यातनाएं दी गई। और सिर्फ राजनेता ही क्यों, सामान्य जनता को भी बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। और उनके पुत्र जो संजय गांधी थे, उन्होंने कई ऐसी चीजें शुरू की थी जो शायद आज कल के हिसाब से अच्छी भी मानी जा सके। उन्होंने जो परिवार नियोजन है, उसके लिए बहुत अभियान चलाया था और उसमें भी ज्यादतियां बहुत ज्यादा हुई थी। ऐसे लोग जो उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, जिनका ऑपरेशन नहीं किया जाना चाहिए, तो उनकी भी नसबंदी कर दी गई थी। ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जनता बहुत परेशान थी। कुछ जगह उत्पादकता, समय, अनुशासन, इन सब में सुधार भी आया होगा। लेकिन जब उनको आभास हुआ कि शायद अब स्थिति ठीक हो गई है, अब चुनाव करवाए जा सकते हैं, तो चुनाव करवाए गए। और इन चुनाव में इंदिरा गांधी की बुरी तरह से हार हुई और जनता पार्टी की विजय हुई। जनता पार्टी तमाम पार्टियों का एक मिश्रण था, जिसमें तमाम पार्टियों ने अपना विलय कर दिया था। उन सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उनकी जीत हुई। और इस तरीके से 24 मई 1977 को जनता पार्टी सरकार ने कार्यभार संभाला। तमाम घटक, विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए विभिन्न विचारधाराओं के राजनीतिक दलों का गठजोड़ था, जो चुनाव पूर्व हुआ था। सभी ने एक साथ चुनाव लड़ा था। तो सबके मन मस्तिष्क में इंदिरा गांधी के प्रति बहुत ही रोष था। तो सभी नेताओं ने मिलकर ये निर्णय लिया कि जो आपातकाल में जितनी ज्यादतियां हुई हैं सामान्य लोगों के साथ में, राजनेताओं के साथ में, प्रेस रिपोर्टर्स के साथ में, मीडिया के साथ में, उन सब की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया जाना चाहिए। और इस पर सब एकमत होते हुए एक आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह को सौंपी गई। जेसी शाह को ये रिपोर्ट 31 दिसंबर 1977 तक सौंप देनी थी। पहली रिपोर्ट मार्च 1978 में आई, जिसे खंड एक कहते हैं। और उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारे लोगों के बयान, जिन्होंने प्रमाण दिए थे, जिनके खिलाफ ज्यादती हुई थी, जिनका आर्थिक रूप से नुकसान हुआ था, वो सब कुछ किया। आयोग का जो कार्यक्षेत्र था, उसमें श्रीमती गांधी को भी हलफनामा देकर अपना बयान देना था। और दूसरे बयान देने वाले जो एक नेता थे, वो थे प्रणब मुखर्जी, जो बाद में राष्ट्रपति बने। इन दोनों व्यक्तियों ने, इंदिरा गांधी ने और प्रणब मुखर्जी ने, शपथ पत्र देकर कोई भी बयान देने से मना कर दिया। और इसके बाद में फिर जेसी शाह आयोग ने रिपोर्ट दी। इस तरीके से 3 खंडों में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और अंतिम रिपोर्ट 6 अगस्त 1978 को दी हुई थी। इस सारी रिपोर्ट में जेल में बंद नेताओं पर, सामान्य जनता पर कितनी जातियां की गई हैं, इनका वर्णन था। एक खंड में तुर्कमान गेट दिल्ली में जो है, वहां पर जो अवैध कब्जेदार थे, ये कहना चाहिए आज की तारीख में, उनके घर, झुग्गी झोपड़ी, मकान बुलडोजर से हटा दिए गए थे और उसे साफ करा दिया गया था। एक अच्छा अभियान था, लेकिन उसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उसमें भी जातियों का उल्लेख था। तो इस तरीके से 3 वॉल्यूम में, 3 खंडों में जो उनकी रिपोर्ट आई, उसमें अलग अलग तरह की बातें थी। जब उनकी दूसरी रिपोर्ट आई, वैसे ही जनता पार्टी के नेताओं ने आपस में सलाह मशविरा किया और उन्होंने कहा कि अब ये इतने अकाट्य प्रमाण आ गए हैं आयोग की रिपोर्ट के फॉर्म में, तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और मुकदमा लंबा ना खिंचे, इसके लिए विशेष अदालत का गठन किया जाना चाहिए। और सब ने मिलकर एक विशेष अदालत का गठन भी कर दिया। अगर हम शाह आयोग की रिपोर्ट का सारांश देखें, तो उसका सारांश सिर्फ यह है कि उस समय जो परिस्थितियां थी, वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी कि जिसमें आपातकाल का लगाया जाना, इमरजेंसी का लगाया जाना जरूरी था।
ना तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, ना ही आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, ना ही देश पर किसी बाहरी आक्रमण का खतरा था, और ना ही देश के सर्वाइवल का प्रश्न था। इसलिए उस समय इस तरह की परिस्थितियां तो बिल्कुल भी नहीं थी जिसमें आपातकाल का प्राविधान संविधान में किया गया है। ये निर्णय था। और आपातकाल लगाकर अपना कार्यकाल बढ़ाना और अपने विरोधियों पर बदले की भावना से अत्याचार करना, सामान्य जनता को परेशान करना, ये तमाम सारे अकाट्य प्रमाण आ गए थे इंदिरा गांधी के विरुद्ध। शाह आयोग की रिपोर्ट में ये बिल्कुल स्पष्ट बताया गया था कि आपातकाल लगाने का फैसला श्रीमती गांधी का स्वयं का फैसला था। उन्होंने अपने कैबिनेट कुलीग से भी सलाह मशविरा नहीं किया था, और ये एक तरीके से बिल्कुल एक तरफा निर्णय था। और तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी आंख बंद करके उस अ, सरकार के अनुरोध पर, इंदिरा गांधी के अनुरोध पर हस्ताक्षर कर दिए। बिल्कुल रबर स्टैंप की तरह राष्ट्रपति ने भी काम किया। शाह आयोग की रिपोर्ट में जिन लोगों को चिन्हित किया गया था कि इन्होंने ज्यादतियां की हैं और जिन्होंने अपने विरोधियों को नस्त नाबूद करने के लिए तमाम चालें चली हैं, उनमें जिनको दोषी पाया गया था उसमें इंदिरा गांधी के अतिरिक्त संजय गांधी भी थे। 2 नंबर के खिलाड़ी थे इंदिरा गांधी के बाद। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी, बंसीलाल, कमलनाथ सहित सिविल सेवा के तमाम अधिकारी भी शामिल थे। सिविल सेवा के वो अधिकारी थे जो आंख बंद करके इनके आदेशों का पालन करते थे, जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में भी नहीं थे। इन अधिकारियों को मालूम था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पीएमओ के आदेश पर सीधे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना कैरियर संभालने के लिए, अपना भविष्य संवारने के लिए ये सब किया। आंख बंद करके आदेशों का पालन किया, और ये बात सही साबित हुई कि बाद में इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनका जो कैरियर का ग्राफ है बहुत ऊंचा उठ गया। तो जब जनता सरकार के नेताओं में, घटक दलों में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रमाण पर्याप्त है इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया। इंदिरा गांधी ने विक्टिम कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि शाह आयोग का गठन इंदिरा गांधी को परेशान करने के लिए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें सजा देने के लिए किया जा रहा है। और उन्होंने विक्टिम कार्ड इतने अच्छे ढंग से खेला कि जनता में यह संदेश चला गया, और इसलिए जनता सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने के बाद में छोड़ना भी पड़ा। जब तक विशेष अदालत बनी, काफी देर हो चुकी थी। 8 मई 1979 को विशेष अदालत का गठन हुआ। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए, जनता सरकार का 16 जुलाई 1979 को जनता सरकार गिर गई। और बाकी सब इतिहास है कि चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसपे कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, और इसके बाद नए चुनाव हुए। नए चुनाव होने के बाद कांग्रेस पूर्ण बहुमत से फिर सत्ता में आ गई। और जब इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी, तो आप देखिए कि जो शाह आयोग की रिपोर्ट थी उसकी जितनी भी प्रतियां देश विदेश में थी, वो सारी प्रतियों को वापस मंगाया गया और उनको नष्ट कर दिया गया, ताकि भविष्य के लिए कोई रिकॉर्ड ना रह जाए कि शाह आयोग ने किसको दोषी ठहराया था, क्या दोष थे, किन्होंने एविडेंस दिए थे, किन लोगों ने बयान दिए थे, किन लोगों को दोषी पाया गया। पूरे एक तरीके से साक्ष्य मिटाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। चोर कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। इस रिपोर्ट की एक प्रति नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध थी। कैसे पहुंची, किसने दी, वो एक अलग विषय है। तो उस भारतीय सांसद ने उस रिपोर्ट को तो लीक नहीं कर सकता था, उसने एक किताब बनाई। उस किताब का नाम दिया शाह कमीशन रिपोर्ट लास्ट एंड रिग्रेट, और उसको किताब के फॉर्म में छाप दिया, और वो उपलब्ध है। लेकिन जब जगदीप धनखड़ ने, राज्यसभा के उपसभापति ने, ये आदेश दिया कि सरकार रिपोर्ट प्राप्त करे और सदन के पटल पर रखे, तो कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी, और उन्होंने कहा कि बजाय शाह कमीशन रिपोर्ट के मोदी सरकार को अपने 10 साल के आपातकाल के शासन की रिपोर्ट देनी चाहिए। उनका मानना है कि 10 साल से जब से मोदी शासन कर रहे हैं, ये आपातकाल से भी बदतर स्थिति है, क्योंकि वो विपक्षी नेताओं के विरुद्ध ईडी, सीबीआई, आयकर, तमाम जो सरकारी एजेंसियां उनको पीछे लगाए हुए हैं। हो सकता है सरकार ने इन एजेंसियों का थोड़ा बहुत दुरुपयोग किया हो, लेकिन जनता का मानना है कि जिन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जहां नोटों के भंडार मिल रहे हैं और लोग जो पकड़े जा रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार तो किया है। और लोगों का विश्वास है कि ये लोग भ्रष्टाचार करने के लिए ही राजनीति में आए हैं और भ्रष्टाचार करेंगे ही। कांग्रेस के कुछ खलीहर टाइप के नेता हैं। खलीहर का मतलब आप अगर समझते हो,
जैसे खेतीहर होता है, मतलब खेती करने वाले, ऐसे खलिहर होते हैं, खाली रहने वाले। तो कांग्रेस में इस समय खलिहर नेताओं की बहुत बड़ी तादाद है, और वो खलिहर खुराफाती जो नेता हैं, वो अपना अस्तित्व बनाने के लिए या अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई विवादास्पद बयान बयान भी देते रहते हैं। उनमें से एक है राशिद अल्वी, जो बीच बीच में अपना हाथ मुंह धो के निकल आते हैं और कोई ना कोई बयान दे देते हैं सुर्खियों में। उन्होंने बयान यही दिया कि मोदी सरकार को अपने 10 साल के आपातकाल का दौरा देना चाहिए बजाय इंदिरा गांधी के, क्योंकि इंदिरा गांधी ने तो सार्वजनिक रूप से आपातकाल के लिए माफी मांग ली थी और नरेंद्र मोदी ने तो माफी में भी नहीं मांगी। तो तमाम तरह तरह की बातें की जा रही हैं, डीएमके ने, दूसरे विरोधी दल के नेताओं ने बातें की, लेकिन ये सभी वही नेता हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में अ, इन एजेंसियों के शिकंजे में है और उन पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। तो ये तो हो गई शाह कमीशन की, लेकिन इस शाह कमीशन की रिपोर्ट का असली उद्देश्य यह है कि एक बार आपातकाल की ज्यादतियों का और आपातकाल लगाए जाने का, संविधान को ताक पर रखने का, लोकतंत्र की हत्या करने का, संविधान की हत्या करने का मामला लोगों में पहुंचाया जा सके, और इससे कांग्रेस की बोलती बंद हो जाएगी। और ये सच में कांग्रेस की बोलती तो बंद है उसी दिन से जब से ओम बिड़ला ने लोकसभा स्पीकर बनने के तुरंत बाद एक निंदा प्रस्ताव रखा था। उन्होंने खुद भी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था आपातकाल पर, और एक निंदा प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित किया। और उसके बाद से कांग्रेसियों के हाथ में ना तो संविधान अब दिखाई पड़ता है और ना ही वो संविधान के रक्षा की बात करते हैं। तो ये है शाह आयोग की रिपोर्ट का मतलब। लेकिन एक और रहस्य है जो आपको बताना अति आवश्यक है। आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की एक वेबसाइट है, उस पर शाह आयोग की रिपोर्ट के तीनों वॉल्यूम उपलब्ध हैं। इसलिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी जाने की जरूरत नहीं, जिसको चाहिए वो वहां से डाउनलोड कर सकता है। और हमने इस रिपोर्ट के तीनों वॉल्यूम डाउनलोड किए हैं। बड़ी रिपोर्ट है, 525 पन्नों की रिपोर्ट है, और जन सामान्य का इसमें इंटरेस्ट नहीं हो सकता है कि वो हर एक एविडेंस देखे, क्या किसने कहा और क्या उस पर प्रतिक्रिया जैसी आयोग ने ली। लेकिन उसका जो सारांश है, ज्यादतियां हुई आपातकाल में, इतनी भयंकर ज्यादतियां हुई, बहुत लोग मारे गए, विपक्ष के नेताओं पर अत्याचार किए गए, कई नेता भूमिगत रहे, महीनों महीनों जंगलों में घूमते रहे, उसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लोगों के जहन में आएंगी तो पता चलेगा कि संविधान की हत्या किसने की थी। और ऐसे में लोग भारतीय जनता पार्टी के बजाय कांग्रेस से सवाल पूछेंगे कि संविधान की हत्या किसने की थी। तो ये है शाह आयोग की रिपोर्ट मांगने का उद्देश्य, और ये सब कुछ लिखा है शाह आयोग की रिपोर्ट में। एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर ये सुर्खियों में रहेगी, लोगों की जबान पर आएगी, टीवी में बहस होगी, मीडिया में एक पॉइंट्स बनेंगे, और लोगों के जहन में ये यादें ताजा हो जाएंगी। नई पीढ़ी जिसने आपातकाल नहीं देखा था, सिर्फ किताबों में पढ़ा है और सुना है, उसको भी बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेंगी। तो इस अंक में यहीं तक। इसके बाद फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।